तो चलो नेहल, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल हूँ नेहल? नेहल, यस सर। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स का है। ठीक है, दो थ्रेड अपन लोगों ने पढ़ लिया है। एक थ्रेड अपन ने पढ़ा है सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा अपन ने पढ़ा है फैमिलियरिटी। ये थर्ड काइंड ऑफ थ्रेड्स हैं जिसको हम लोग सेल्फ रिव्यू थ्रेड कहते हैं। अब सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या है? सेल्फ रिव्यू मतलब जब आपने अपना काम किया और आप अपना काम खुद ही चेक करने लग गए। वैसे अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अगर काम करके खुद ही चेक कर रहा है तो शायद उसको पता चलेगा कि उसकी गलतियां उसने क्या करी है। बट ऑडिट में ये चीज परमिसिबल नहीं है। ठीक है, ऑडिट में आप अपने क्लाइंट को जो सर्विस देते हो वो ऑडिट की सर्विसेज देते हो, और आप ने के क्लाइंट ने बहुत सारा जो काम किया होता है वो काम अंडर ऑडिट होता है। ठीक है, स्पेशली जो अकाउंटिंग उन लोगों ने वहां पर करी है, ठीक है, और जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, तो वो पूरा काम तो अंडर ऑडिट है ही सही। तो वो काम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वही काम आप करोगे और उसी को ऑडिट करोगे तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं करेंगे, और ये एक प्रॉब्लम बनी रहेगी कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करी गई है नहीं करी, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है। और ये चीज समझने वाली भी है कि भाई कोई पर्सन को अगर अपनी गलतियां निकालनी हो तो वो जहां तक उस तक लिमिटेड होगा कि उसको पता होगा हाँ भाई मुझे मेरी गलतियां निकाल करके मुझे ही पता चलेगा, जब तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी काम में गलतियां निकालूंगा और वो चीज दुनिया के सामने आएगी तो डेफिनेटली ये चीज मेरे को लगेगी कि यार मैं ये काम नहीं करूँ, मैं गलतियां नहीं निकालूं, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो फिर हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। है ना भाई, होगा ऐसा? ये सुनो। यस सर। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई आप अपने क्लाइंट को ऑडिट के अलावा भी कुछ सर्विसेज देते हो, व्हेन वेयर नॉन ऑडिट वर्क इज प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट एंड इज देन सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो क्या है कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्लाइंट बेसिकली हमसे सर्विस ले रहा है ऑडिट की। ठीक है, उल्टा कर देते हैं ना, हमारा क्लाइंट हमसे सर्विस ले रहा है ऑडिट की, और यही क्लाइंट को अगर हमारी फर्म जो है वो यहाँ पे ऑडिट की सर्विस देने के साथ साथ यहाँ पे नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देना चालू कर दे, तो ये थ्रेट यहाँ पर जो है वो अराइज होता है। ठीक है ना, तो आप ऑडिट के साथ साथ अपने क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लग गए। ठीक है, अब ऐसी कौन सी नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं जिनसे कि इस तरीके का थ्रेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, उन सर्विसेज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। तो ऑडिट में हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज को ही तो ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या आप अपने क्लाइंट को यहाँ पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज भी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, है ना। तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। भाई अकाउंटिंग करने का काम जो था वो आपके क्लाइंट का था, बुक कीपिंग करने का काम जो था वो आपके क्लाइंट का था, लेकिन जब आपने वो काम अपने पास ले लिया कि ठीक है मैं आपका वो काम करूंगा और बाद में मैं ही उसको ऑडिट भी करूंगा, तो उससे कैसा थ्रेड क्रिएट होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा, क्योंकि आप अपना खुद का ही काम किया गया है वो ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, क्या क्या चीजें आ जाती है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिटर्मिनेशन करना, जर्नल एंट्रीज करना, अकाउंट का क्लासिफिकेशंस करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, पेरोल की सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, डिस्कसिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रपोजिंग एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस एंड डू नॉट क्रिएट थ्रेट as long as the client is responsible for making decision in the preparation of the financial statement। अच्छा, इन्होंने ये बोला कि भाई ये चीज हम लोग, अब आपका क्लाइंट है और अगर वो आपका क्लाइंट आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करता है कि ये कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, और आप उसको अगर थोड़ा सा प्रपोज करते हो कि इसकी जगह आप ये एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पार्ट कर लो, ये ऑडिट प्रोसेस का ही काम हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग की सर्विसेज आप ऐसे अलग से दे रहे हो, है ना। हम ऑडिट करने गए, मैं कोई नॉन ऑडिट सर्विस मेरे क्लाइंट को नहीं दे रहा। हम करने क्या गए थे? ऑडिट करने गए थे, लेकिन क्लाइंट ने हमसे डिस्कशन कर लिया कि भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और मैंने उनको बता दिया। इससे कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो रहा है क्या, ये बताओ। ये सुनो, नो। इससे कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब एज लॉन्ग एज द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन।
तो जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्लाइंट खुद जिम्मेदार है, जब तक उससे रिलेटेड सारे डिसीजन क्लाइंट खुद ले रहा है, तब तक के लिए किसी तरह का कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हमारे सेफगार्ड्स हैं और जो हमारे प्रोविजन बने हुए हैं कि भाई ये सर्विसेज हम हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम हमारे क्लाइंट को ऑडिट के अलावा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं क्या? तो इसके लिए नॉन लिस्टेड क्लाइंट और लिस्टेड क्लाइंट के लिए हमारे पास अलग अलग जो है वो गाइडलाइंस हम लोगों को यहाँ पर दी गई है, अलग अलग प्रोविजन बनाया। तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए अ फर्म शैल ओनली प्रोवाइड अ नॉन लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट विद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज विच आर रूटीन और मैकेनिकल इन नेचर। तो एक फर्म जो है ना बेटा, वो अपने नॉन लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट को अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दे सकती है, लेकिन उस तरह की अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज जो कि रूटीन और मैकेनिकल इन नेचर होती है ना। व्हाट इज रूटीन एंड मैकेनिकल इन नेचर, ये समझने वाली बात है। देखो, आप एक बिजनेस अगर ऑपरेट करते हो, तो सेल्स एक रूटीन एक्टिविटी है। सेल्स एक रूटीन एक्टिविटी है, यस और नो? हाँ या ना? Yes. क्लाइंट सेल कर रहा है, क्लाइंट परचेज कर रहा है, क्लाइंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहा है, ये सारा ट्रांजेक्शन उसने रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया, और आपने रूटीन मैनर में, मैकेनिकल मैनर में आपने इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पर अकाउंटिंग मेंटेन कर ली। ठीक है, इसमें आपने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया है, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, आपको बस ये दिया गया कि भाई ये रूटीन, ये रूट का काम है, ये हमारा, हम बस अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग यहाँ पे हो रही है। तो इसमें आपने कोई दिमाग तो नहीं लगाया ना, आपने तो कोई डिसीजन नहीं लिया, सिंपली एक जो ट्रांजेक्शन हुए थे उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। इतना सही काम है, हाँ या ना? Yes, sir. सुन, ठीक है ना, अकाउंटिंग के काम को एक चीज समझना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड देयर इज अ डिफरेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में फर्क है। अकाउंटिंग जो होता है वो क्लैरिकल नेचर का वर्क होता है ना, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये बहुत तो प्राउड की बात नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग किस नेचर का वर्क है? अकाउंटिंग क्लैरिकल नेचर का वर्क है ना? आई बात समझ में? यस और नो? Yes. तो अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो रूटीन और मैकेनिकल नेचर, लेकिन अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड डिसीजंस जो लेने होते हैं वो क्लैरिकल नेचर का वर्क नहीं होता, वो मैनेजर लेवल लेवल का वर्क होता है। तो अकाउंटिंग डिसीजंस लेना और रूटीन की अकाउंटिंग करने में फर्क है। तो अगर आप रूटीन की अकाउंटिंग करते हो तो वो एक मैकेनिकल नेचर का काम है, वो किया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई यहाँ पे बात? जैसे Yes, sir. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर आप अपने क्लाइंट को यहाँ पे नॉन ऑडिट सर्विस देना चाहते हो विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग सर्विसेज, तो आप दे सकते हो, बट शर्त ये है, टर्म ये है, कंडीशन ये है कि वो रूटीन और मैकेनिकल होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सेफगार्ड्स अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोला है प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिटिंग मेंबर्स मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म द सर्विसेज एंड एन appropriate reviewer who was not involved in providing the services should review the audit work or service performed। तो इन्होंने क्या सेफगार्ड क्या दिया है? इन्होंने सेफगार्ड ये दिया है कि आपको क्या करना है कि अगर आपके क्लाइंट को आप यहां पर नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ऐसी चीज के लिए हम लोगों को एक डिफरेंट सेपरेट टीम चाहिए होगी काम करने के लिए, जो ये नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और हमारी जो ऑडिट करने के लिए टीम होगी वो अलग टीम होगी। ये सेफगार्ड इन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक? Yes, sir. सर्विसेज विच आर रूटीन एंड मैकेनिकल, अभी कुछ इन लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, जैसे पेरोल की कैलकुलेशंस करना, रिकरिंग जो रोज के ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना रूटीन में जो होते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी? क्लाइंट डिटरमाइन करेगा, मेरा काम तो उस पॉलिसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेजर्स में रिकॉर्ड करना, ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज पोस्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उस बेसिस पर जिस जो इंफॉर्मेशन आपको आपके क्लाइंट ने प्रोवाइड कराई है, इन सब चीजों को हम लोग मानते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो नेक्स्ट वन इज द लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट। अब लेकिन जब लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट आपका लिस्टेड होता है ना, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई आप अगर अपने क्लाइंट, आपका क्लाइंट अगर लिस्टेड है, तो आपकी फर्म उसको यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है,
स्पेसिफिकली वो जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। A firm can provide accounting service for divisions or related entities of a listed client if separate teams are used. तो आप अपने क्लाइंट को तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते ना। मैं ऑडिटर हूं और मैं मेरे क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, है ना, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट, क्योंकि कंपनी है, उस कंपनी का कोई अलग से सेपरेट डिवीजन बेटा अलग है, ठीक है, या इस क्लाइंट से रिलेटेड अगर कोई एंटिटी है, ठीक है, तो मैं इनको जरूर क्या कर सकता हूं, यहां पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेट टीम का यूज करना पड़ेगा। एंड डिविजन्स और एरिया कलेक्टिवली इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये डिविजन्स जो ऐसे है ना, वो ऐसे डिविजन्स होने चाहिए जो कि इमटेरियल डिविजन्स है, ठीक है। इन लोगों की अकाउंटिंग का ज्यादा इम्पैक्ट हमारे क्लाइंट की अकाउंटिंग पे नहीं होता है ना। ये बात याद रखनी, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। यस। क्योंकि अल्टीमेटली कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट अलग अलग उसमें बिजनेस कर रहा है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू कंसोलिडेट ऑल दिस। तो अगर कंसोलिडेट करके आपने देखा कि भाई जो रिलेटेड एंटिटी थी या फिर जो डिवीजन था जिसको मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग सर्विसेज दिए, उसका पार्ट बहुत मेजर पार्ट है कंसोलिडेशन के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो दिखेगा, बहुत मेजर सेगमेंट है इनका, तो फिर उस केस में शायद आपके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई, अगर रिलेटेड एंटिटी डिवीजन है कर सकते हैं, बट उसका काम इमटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज आ जाती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो। यस। नेक्स्ट हमारी इंटरनल ऑडिट सर्विसेज है। अब देखो, ऑडिट हमारी बेटा दो तरीके की है, हम आगे भी इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जिस ऑडिट के बारे में हम समझ रहे हैं वो ऑडिट इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल ऑडिट है। क्यों वो एक्सटर्नल है? क्योंकि उसको जो उस ऑडिट को जो पर्सन करेगा, वो पर्सन इंडिपेंडेंट होगा, वो पर्सन ऑब्जेक्टिव होगा, वो पर्सन जो है, वो पर्सन वही हो सकता है जो कि एज पर लॉ लेट डाउन, जिसको कि ऑथोराइज कर रखा है, जिसको कि आप अपॉइंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एसीसी हो और यूके के अंदर हो, तो आप एलिजिबल हो ऑडिट करने के लिए ना, एज पर लॉ यू आर परमिटेड टू कंडक्ट दी ऑडिट, और आप इंडिपेंडेंट हो, आप ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक है, तभी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। आप सेपरेट हो अपने क्लाइंट से, है ना, तभी आप ये काम कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंट हो अपने क्लाइंट से, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट ऑडिट बोलते हैं। अब इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट ये है कि भाई वो ऑडिट जो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन करे जो इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव हो। अ पर्सन हु इज नॉट इंडिपेंडेंट, अ पर्सन हु इज नॉट ऑब्जेक्टिव, वो पर्सन भी यहाँ पे क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो जो कर रहा है पर्सन उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भैया वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके काम करे, और ये जरूरी भी इवन इन इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। पर वो इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो अब इस इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं आपके इंडिपेंडेंट होने में, वो चीजें जरूरी इंटरनल ऑडिट के टाइम पे हम लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जैसे अगर कोई पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय है, तो क्या वो एक्सटर्नल ऑडिट कर सकता है, ये बताओ? कर सकते हो अगर आप कंपनी नो के सर। एम्प्लॉय हो? नो सर। एक्सटर्नल ऑडिट थोड़ा ना कर सकते हैं, नो सर। नहीं कर सकते ना। लेकिन इंटरनल ऑडिट कर सकते हो। एज अ एम्प्लॉय में इंडिपेंडेंट होकर के एक्सटर्नल ऑडिट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंटरनल ऑडिट कर सकता हूँ। तो अब इसको समझना है तो इस तरीके से समझ लो कि भाई आपका घर है। अब आपका घर जो है वो वेल मेंटेन्ड है या नहीं, जैसा आप दिखा रहे हो दुनिया को वैसा वो वाकई घर आपका है नहीं, तो उसको चेक करने के लिए एक बाहर का पर्सन आएगा और वो चेक करेगा, तो इट इज कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल ऑडिट। और आप चाहते हो कि भाई जो वो बाहर का पर्सन है तो वो मेरे काम में कमियां नहीं निकाले, इसलिए आप घर वालों ने मिलकर के एक बार जो है वो सब चीजें देख ली, इट इज इंटरनल ऑडिट। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये फर्क है ना। तो इंटरनल ऑडिट जनरली इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं वो करते हैं, इन एडिशन टू द सेल्फ रिव्यू थ्रेड द ऑडिट। अब बात ये है कि क्या मेरे एक्सटर्नल ऑडिटर को
क्या मेरे एक्सटर्नल ऑडिटर को या एक्सटर्नल ऑडिटर अपने क्लाइंट को इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज भी दे सकता है? क्या वो इसको बोले कि यार ठीक है, काम करो, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर तो हूं ही सही, साथ साथ मैं आपकी क्या कर लेता हूं, मैं इंटरनल ऑडिट भी कर लेता हूं। ठीक है। और अगर ऐसा किया गया है, तो क्या इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है? यस, इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, इंटरनल ऑडिट करने का काम आपका नहीं है। ठीक है। द ऑडिट फर्म मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द मैनेजमेंट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज एंड द इंटरनल कंट्रोल्स टू अवॉइड अज्यूमिंग। तो इंटरनल ऑडिट करने से सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि अगर आप ऑडिट फर्म एज ए इंटरनल ऑडिट करना चाहते हो, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि मैनेजमेंट अपने कामों की जिम्मेदारी पूरी ले। ठीक है। जो भी इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटीज हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो सब वो मेंटेन करें। ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आप यहाँ पर उनका काम करने लगते हो, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आप नहीं निभा सकते। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मैनेजमेंट को ही पूरी करनी पड़ेगी। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? नहीं है? आगे बढ़े इसको, आया ना? Yes, sir. ठीक है। द फर्म शुड कंसीडर द मटीरियलिटी ऑफ द रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट, the risk of the risk of misstatement of the assertion related to the financial statement account, the degree of reliance that the audit team will place on the internal audit service। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि क्या इंटरनल ऑडिट करनी है या नहीं करनी है, उससे कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है या नहीं कर हो रहा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर हम ये कैसे फाइनल करें कि क्या ये हमारी इंडिपेंडेंस को लेकर के, हमारी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के थ्रेट है या नहीं? तो इन्होंने बोला तीन चीजें देख लो। कितनी चीजें देख लो भाई? तीन चीजें। पहली बात तो मटीरियलिटी ऑफ द रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट, है ना? तो पहला डिटर्मिनेशन आपको मटीरियलिटी का करना है कि भाई क्या मटीरियलिटी है। मटीरियलिटी के कंसेप्ट को ना आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। अभी के लिए कंसीडरेशन में जरूरी है। तो पहली बात तो मटीरियलिटी ऑफ द रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट। तो पहला डिटर्मिनेशन आपको करना है कि भाई मटीरियलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट की। उसके बाद दूसरा कंसीडरेशन ये, द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स को लेकर के, यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। तो आपको मटेरियलिटी पता करनी है, आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता करना है, और इसके अलावा तीसरी चीज कि भाई डिग्री ऑफ रिलायंस दैट द ऑडिट टीम विल प्लेस ऑन द इंटरनल ऑडिट सर्विस। ठीक है। क्या होगा कि जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स काम करेंगे ना, इस चीज को समझना। ठीक है। आपके घर में कोई बाहर से व्यक्ति आने वाला है, और वो देखेगा कि भाई घर कैसा है आपका, और आपने खुद से ये चीज भी देखी है कि भाई हमारा घर साफ है। अब इस केस में बाहर वाला व्यक्ति आने के बाद हो सकता है कि वो आप ही से पूछे कि आप अपना घर कैसे मेंटेन रखते हो। पूछ सकता है ये आपसे, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर कह रहा है कि भाई मैं इंटरनल ऑडिटर से पूछ लूंगा कि भाई उन्होंने क्या काम किया है, और उसके बेसिस पर मैं उसके ऊपर रिलाय करूंगा। ठीक है। और उसी के बेसिस पर अपनी ऑडिट करूंगा, तो इसका मतलब आप इंटरनल ऑडिटर्स के काम के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि उन्होंने क्या काम किया है ना? तो Yes, अगर आप इंटरनल ऑडिटर्स के काम के ऊपर रिलाय करने वाले हो, तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। होगा नहीं होगा? हाँ या ना? क्योंकि आप ही ने इंटरनल ऑडिट करी है, और आप अगेन अपने काम के ऊपर रिलाय भी करने वाले हो। अगर ऐसा है तो फिर ये एक थ्रेट है ना बेटा? यस और नो? हाँ या ना? yes, sir. तो अगर इसकी जगह, इन कॉन्ट्रास्ट, आप ये बोलते हो कि भाई हम इंटरनल ऑडिट के काम के ऊपर रिलाय नहीं करने वाले, इंटरनल ऑडिटर ने चाहे भी कितना भी इन डेप्थ, कितना भी अच्छा काम किया हो, एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा, मैं मेरा काम पूरी तरीके से, अलग तरीके से करूंगा, तो आपका खुद से इंटरनल ऑडिट करना थ्रेट नहीं है। तो अगर आप रिलाय करने वाले हो तो थ्रेट है, अगर आप रिलाय नहीं करने वाले हो तो थ्रेट नहीं है। क्लियरली बात समझ में आई यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir.
तो आपके लिए इंटरनल ऑडिट सर्विस अपने क्लाइंट को देना वो थ्रेट है या नहीं, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला मटीरियलिटी के ऊपर, दूसरा रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर, और तीसरा कि हम इंटरनल ऑडिट के ऊपर कितना रिलाय करने वाले हैं। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. अब फिर देखने वाली बात ये कि आप अपना, आपका क्लाइंट लिस्टेड है नॉन लिस्टेड है। अगर नॉन लिस्टेड क्लाइंट है तो आप ये काम एक सेपरेट टीम के थ्रू कर सकते हैं। आप अपनी एक सेपरेट टीम बना दो जो ऑडिट नहीं करेगी बाद में ना, वो इंटरनल ऑडिट करेगी। एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए अलग टीम होगी, इंटरनल ऑडिट के लिए। तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए तो बस इतनी सी बात है कि एक सेपरेट टीम हम लोग बना लें। लेकिन अगर लिस्टेड क्लाइंट है, अ फर्म कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट सर्विसेज फॉर अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट where the service relate to internal controls over financial reporting, financial accounting system on relation to account or disclosure that are material to the financial statement। ठीक है, तो फर्म नहीं कर सकती इंटरनल ऑडिट सर्विसेज फॉर अ लिस्टेड क्लाइंट जब आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो सर्विसेज रिलेट करती है उन इंटरनल कंट्रोल से जहां, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर स्टैब्लिश करे गए। देखो समझना क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोगों को इसको इन डेप्थ में समझना पड़ेगा। तो ऑडिट में आप लोग करोगे क्या, ऑडिट में आप चीजें टेस्ट करोगे कि वो काम कैसे कर रही हैं, है ना। हमारे क्लाइंट ने बहुत सारी प्रोसेसेस बना रखी हैं जो काम करती हैं। हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वो जो प्रोसेसेस उन लोगों ने डेवलप करी है वो प्रोसेसेस यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। तो अगर आप जो इंटरनल ऑडिट करने वाले हो उस इंटरनल ऑडिट में आप ये सर्विसेज भी दोगे, या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड भी होगी कि किस तरीके से उनके इंटरनल कंट्रोल्स फाइनेंशियल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब उनके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक आप करोगे कि कैसे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के काम करते हैं, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं। ठीक है, या फिर अगर आपकी इंटरनल ऑडिट ऐसे अमाउंट को लेकर के होगी या डिस्क्लोजर्स को लेकर के होगी जो कि मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, तो ऐसे इंटरनल ऑडिट सर्विस आप अपने क्लाइंट को नहीं दे सकते। ले दे करके हमने बोल दिया देनी नहीं है, बात समझ में आ गई यहाँ पे, ये सुनो। Yes, ले दे करके इन्होंने बोल दिया कि नहीं देना, आपको नहीं करना है काम। लिस्टेड अगर क्लाइंट है तो आप अपने आप को बचाओ, आप उनको इंटरनल ऑडिट सर्विसेज मत दो। आगे समझ में यहाँ पे, ये सुनो। yes, sir. कोई डाउट है नेल, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया है कि एक कंपनी है अमारलिस करके कंपनी है जो कि नॉन लिस्टेड एंटिटी है, एंड हैज डिसाइडेड टू आउटसोर्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, एक नॉन लिस्टेड एंटिटी, और ये कह रही है कि भाई हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से नहीं बनाएंगे, हम इसको आउटसोर्स कर देंगे। और उन्होंने अपने ही ऑडिटर्स से बोला कि आप हमको एज अ एडिशनल सर्विसेज ये सर्विस भी दे दो कि आप भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। ठीक है, तो अब ये काम आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने बोला कि हम ये काम तभी कर सकते हैं कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा काम क्या है। तो फर्म तभी ये काम एक्सेप्ट कर सकती है सेफगार्ड्स के साथ, इफ द ट्रायल बैलेंस इज क्रिएटेड एंड अप्रूव बाय क्लाइंट मैनेजमेंट। अगर ट्रायल बैलेंस कौन बना रहा है, मैनेजमेंट बना रहा है, अप्रूव मैनेजमेंट कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट अप्रूव कर रहा है। ठीक है, जहां पर भी कोई जजमेंट लेने की जरूरत होगी अगर मैनेजमेंट करता है, ठीक है, तो उस केस में मैं रूटीन और मैकेनिकल मैनर के ड्यूटीज परफॉर्म करने का काम कर सकता हूं। द ऑडिट फर्म विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो एज अ ऑडिट फर्म आप उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, ना डेप्रिसिएशन रेट का, ना कोई अदर एस्टिमेट लोगे। अब जैसे ये पता करना है फॉर एग्जांपल कि भाई बेड डेप्थ की रेट क्या होनी चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा? अगर आप अपने क्लाइंट को अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हो और आपसे ये बोला जाए कि ये बेड डेप्थ की रेट डिसाइड करो कि भाई हमारा बेड डेप्थ अगले साल कितना हो सकता है, तो ये आपका काम होगा या आप अपने क्लाइंट को बोलोगे भैया ये तुम बताओ, हम सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पर एंट्री कर देंगे? क्या करोगे, खुद से करोगे या क्लाइंट को बोलोगे कि हाँ भैया ये आप Client, डिसाइड करो? client को बोलेंगे। ये तो क्लाइंट को बोलेंगे। मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मैं जजमेंट नहीं लूंगा, मैं आपका एक्सटर्नल ऑडिटर हूं। आपने मुझसे बोला एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैं कर दूंगा, लेकिन डिसीजंस आप लेंगे। आप डिसीजन ले लो, मैं उसके बेसिस पर क्या कर दूंगा, एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दूंगा, लेकिन मैं पॉलिसीज नहीं बनाऊंगा, मैं किसी चीज का कोई डिटर्मिनेशन नहीं करूंगा। और साथ साथ अगर एज ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूं तो ये काम मेरी एक सेपरेट टीम करेगी।
आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. और अगर ये कंपनी बाद में लिस्टेड हो जाती है तो क्या इसके लिए इसको हम ये सर्विस कंटिन्यू कर पाएंगे? हम इसको ये सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हमको ये सर्विस छोड़नी पड़ेगी। आगे समझ में बेटा, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ये अब कई बार हमसे हमारा क्लाइंट चाहता है कि हम उनको टैक्स से संबंधित मैटर्स में, रिलेटेड मैटर्स में भी गाइडेंस प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो क्या ये किया जा सकता है? इससे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट होता है और एक एडवोकेसी थ्रेड, क्योंकि जब आप टैक्सेशन मैटर्स में सर्विसेज देते हो तो टैक्स में सिर्फ कंसल्टेशन नहीं होता है। अगर आपके टैक्स के मैटर्स में आपके क्लाइंट को डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया है, डिपार्टमेंट की तरफ में कुछ बात डिस्प्यूट हो गया है, तो वहां पे रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, तो वहां एडवोकेसी का थ्रेड भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट होगा, एडवोकेसी थ्रेड भी क्रिएट होगा। अब टैक्स में सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, टैक्स की कैलकुलेशंस करना, टैक्स की प्लानिंग करना, एडवाइस करना, वैल्यूएशन करना टैक्स के पर्पसेस से, और टैक्स डिस्प्यूट के मैटर में असिस्टेंस देना। ठीक है भाई, ये सर्विसेज में समझ में आ गया क्या क्या काम कर दिए जाते हैं टैक्स से रिलेटेड? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट आपसे सर्विस चाहता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मुझे टैक्स की क्या सर्विसेज के लिए एंगेज किया जा रहा है, उस सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ठीक है, क्लाइंट के खुद के एम्प्लॉयज कितनी ज्यादा टैक्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, क्लाइंट के खुद के एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और टैक्स का रिजाइम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, देखो, एक सेकेंड ना निकल। हाँ सॉरी। तो फर्म को अब अगर आपको ये सर्विस देनी है तो आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। एक तो भाई क्या आप मतलब जैसे टैक्स के लिए आपको अगर एंगेज किया जा रहा है तो क्या सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, आपके क्लाइंट के एम्प्लॉयज वो खुद कितने टैक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, और आपके टैक्स रिजाइम, आप जिस 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 कंट्री में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जो भी जुरिडिक्शन है वहां पे टैक्स रिजाइम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इन सब चीजों में फर्क कैसे होगा, देखो, अगर मान लीजिए क्लाइंट के खुद के एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा टैक्स एक्सपर्ट हैं, मतलब उनके पास एक अच्छा स्टाफ है जो टैक्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, होगी ना भाई, आपसे वो लोग बहुत ज्यादा ओपिनियन भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, फिर वो काम अगेन वो मैकेनिकल मैनर के कुछ काम होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो अगर टैक्स के मैटर्स में भी ऐसे रूटीन के मैकेनिकल मैनर के बारे में काम है तो वो ठीक है, क्योंकि वो खुद उसके बारे में अगर अच्छे से जानते हैं। एंड द टैक्स रिजाइम की कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अगर टैक्स रिजाइम जो होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर उसके अंदर हमारे जैसे एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी क्लाइंट की बढ़ जाती है ना। हमारी हमारी जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं तो आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, अगर चीजें सिंपल है तो क्या जरूरत है। जैसे अब इंडिया में पहले जीएसटी से आने पहले हर स्टेट का अपना एक टैक्स का वो था, तो प्रोफेशनल्स की जरूरत भी उसके हिसाब से ज्यादा पड़ती थी। हालांकि जीएसटी भी आने से वो कम नहीं हो गया है, अभी भी उनको उतनी जरूरत ही पड़ रही है, वो अपने आप में जो है वो उसमें जरूरत है। पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बड़े बिजनेसेस हैं उनकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी प्रोफेशनल्स पे कम हुई है। क्यों? क्योंकि हम टैक्स रिजाइम सिंप्लीफाई हो गया है। तो अगर टैक्स रिजाइम कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी, तो हमें मना कर देना चाहिए भी, क्योंकि भाई आप बहुत ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जजमेंट्स के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो तीन चीजें हैं कि भाई आपसे क्या सर्विसेज वो चाह रहे हैं, करेक्टरिस्टिक क्या होगा एंगेजमेंट का, उनके खुद के एम्प्लॉयज कितना ज्यादा टैक्स एक्सपर्टीज रखते हैं, और टैक्स रिटर्न कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. सो दीज आर दी फैक्टर्स विच शुड बी कंसीडर्स। अब इनमें इन्होंने एक एक सर्विसेज को डिटेल में कर दिया कि भाई क्या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किया जाता है। देखो, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो होता है वो ऑन द बेसिस जो अकाउंटिंग करी जा चुकी है पूरी तरीके से उसी के ऊपर बेस्ड होता है। आपको एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर वो सब चीजें भरनी होती है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। और बाद में वो टैक्स रिटर्न जो आपने प्रिपेयर करके भरा है वो डिपेंड, वो सही है या गलत है, वो टैक्सेशन अथॉरिटीज के अप्रूवल के बेसिस पे भी है। आपने फाइल कर दिया, वो गलत होगा तो टैक्स अथॉरिटीज मना कर देंगी उसको कि नहीं नहीं, ये सही नहीं भरा आपने, तो वो आपको सही भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना थ्रेट नहीं है, जस्ट नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट, क्योंकि रिटर्न्स बेसिकली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes. तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, इट इज नॉट जनरली डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन करना ये थ्रेट हो सकता है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को ही बताओगे कि भाई उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है। तो देखो ये फिर थोड़ा सा ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है कि क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग आती है। ठीक है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को ये सर्विस देते हो और वो नॉन लिस्टेड क्लाइंट है तो आप ये काम कर सकते हैं, देन फिर वही बात आएगी कि आपके पास एक सेपरेट टीम होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, और एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर की जरूरत हमको पड़ेगी जो बाद में हमारे की गई ऑडिट को रिव्यू करेगा। आगे समझ में यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. जबकि फर्म अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो फर्म मस्ट नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट और डेफर्ड टैक्स वेयर द फिगर्स आर मटेरियल। तो उस केस में आपको ये काम नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब जो भी टैक्स का कैलकुलेशन आ रहा है वो मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। आगे समझ में यहाँ पे क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. देन टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। फिर ये देखो जहां पे भी डिसीजन मेकिंग आ गई, जहां पे भी सब्जेक्टिविटी आ गई, जहां पे भी आपकी बात आपके क्लाइंट को सुननी पड़ेगी, जहां पे भी आपकी बात को सुनकर के वो डिसीजन लेगा, वहां सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने तो उसको अल्टीमेटली गाइड किया है कि भी ये काम करो। और अगर वो काम सही नहीं है तो फिर वो ऑडिट में वो चीज कैसे आप लेकर के आओगे? आप ही कहने पे कर रहे हैं, फिर आप ऑडिट में बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो गलत कर दिया था आपने। ठीक है। तो जहां पर भी आपको लगे कि यार ये मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है डिसीजन मेकिंग पे, वहां मना कर दो काम करने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. तो ऊपर जो चीजें हैं वो तो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए पूछा जाता है तो आपको देखना है कि भाई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व कितनी है। ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या, जिस कंट्री में जिस स्टेट में रहकर आप काम कर रहे हो वहां पे टैक्स ट्रीटमेंट स्टेब्लिश प्रैक्टिस है, सपोर्टेड बाय प्राइवेट रूलिंग एंड क्लियर्ड बाय क्या होता है कि जैसे अब नेल आप एक प्रोफेशनल हो, आपके साथ साथ और भी आपके साथ बहुत सारे बच्चे बढ़ के प्रोफेशनल बनेंगे। अब आप एक ऐसी कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हो जहां पर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे टैक्स कितना लगेगा इसका ट्रीटमेंट स्टैब्लिश्ड है। तो आप राय दो या आपके साथ में आपके जो दूसरे बच्चों ने जैसे जो भी एसीसी कर रहे हैं, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? सब एक जैसी आप जो है वो एडवाइस करोगे ना कि अलग अलग करोगे? एक जैसी एडवाइस देखो क्योंकि प्रैक्टिस स्टैब्लिश्ड है। ये सुनो, सबको Yes, एक ही sir. चीज पढ़ाई है ना? हाँ है ना? Yes, sir. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्लाइंट अगर कह रहा है कि हाँ भाई मेरे को आप बताओ, मेरे को ये सर्विस दे दो, और आपको पता है कि हाँ भाई मैं ऐसा ही कुछ इनको गाइड करने वाला हूँ विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, तो उसमें कोई डर नहीं है, उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैं बताता है और कोई बताता, सब लोग यही बात बताते हैं आपको। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपके क्लाइंट के ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जहां पर टैक्स ट्रीटमेंट पे कोई डाउट हो सकता है, आप क्या सजेस्ट करो और दूसरे प्रोफेशनल क्या सजेस्ट करें, तो फिर यहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो आपको देखना है कि भाई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट स्टैब्लिश प्रैक्टिस है या नहीं। ठीक है। क्या आपकी एडवाइस का मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होना चाहिए। ठीक है। वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवाइस depends on the accounting treatment and the presentation in the financial statements, and there is doubt over the treatment। तो उसके अलावा आप जो एडवाइस कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको आपकी एडवाइस के हिसाब से किस तरीके से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है, कैसा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और इस तरीके के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर डाउट है, मतलब कहने का मतलब अभी ये चीज स्टैब्लिश नहीं है कि कैसे ये काम होगा। मैं अलग राय दे सकता हूँ, आप अलग राय दे सकते हो, तीसरा पर्सन अलग राय दे सकता है, सब अलग अलग बात बोल सकते हैं, हाँ या ना, ये सुनो। Yes, sir.
तो अगर इस तरीके का डाउट आपको है कि भाई जो भी ट्रीटमेंट हम लोग बता रहे हैं कि भाई मेरी जो एडवाइस दी है वो इफेक्टिव है नहीं है, वो डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है कि कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और उस ट्रीटमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक डाउट है तो यहाँ पे आपके सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर किसी तरह का डाउट नहीं है ट्रीटमेंट के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वो सर्विस दे सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अ फर्म shall not provide tax planning and advisory services to an audit client with the effectiveness of the tax advice depends on particular accounting treatment। ठीक है, तो अब जब ये बात है कि भी आपने जो टैक्स एडवाइस दी है वो कितनी इफेक्टिव है, वो डिपेंड करती है कि उसको पर्टिकुलरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। और उसके ऊपर अगर डाउट है तो आपकी फर्म को टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन केस अगर आप अपने क्लाइंट को ये सर्विसेज देते हैं तो ऐसे केस में आपको फिर से अलग प्रोफेशनल यूज करने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको टैक्स अथॉरिटीज से भी प्री मतलब टैक्स की जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटीज हैं आपके वहां पर आपकी कंट्री में, उनसे आपको हो सकता है क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, भैया मैं ऑडिटर भी, हम इनको टैक्स की सर्विसेज भी दे रहे हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया टैक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग वैल्यूएशंस। अब क्या होता है कि कई बार किसी चीज पे टैक्स कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है ना? अब जैसे आपकी Yes. आप जिस घर में रहते हो, अगर से फॉर एग्जांपल उसके ऊपर टैक्स निकाला जाए इसकी वैल्यू, तो वो आपको कैसे पता चलेगी उसकी वैल्यू कितनी है? आप कैसे निकालोगे, आपके मकान की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको नहीं आती ना? No, sir. नहीं आती ना, तो आप किसके पास जाओगे? उस पर्सन के पास जो इस तरह की वैल्यूएशंस करता होगा, जिसको वो मैथोडोलॉजी आती होगी किस तरीके से वैल्यूएशंस करी जाती है ना? है ना? Yes, sir. तो कई बार टैक्सेशन के पर्पसेस के लिए वैल्यूएशन, जैसे अगर आपका क्लाइंट बिजनेस है तो उनके पास एसेट्स हैं, उनके पास वेल्थ है, उनके पास मशीनरीज है, तो उन सब चीजों की वैल्यूएशन कराने की जरूरत पड़ती है। तो कई बार एज अ ऑडिटर हम लोग साइड बाय साइड ये चीज भी सीख लेते हैं कि ये वैल्यूएशन कैसे करी जाती है फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स। अब आपका क्लाइंट कह रहा है कि भैया आपको ये काम आता है, हम हमारी मशीनरी की वैल्यूएशन कराना चाहते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स, तो क्या हमें ये वैल्यूएशन की सर्विस उनको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? क्वेश्चन ये आई बात समझ में, आया ना? Yes. ठीक है, फिर से वही चीजें आ जाएंगी कंसिडरेशन की, क्या जो वैल्यूएशन करने की का मेथड है, कैसे उस प्रॉपर्टी का, कैसे उस एसेट का वैल्यूएशन करना जाएगा, इज इट सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ? तो वैल्यूएशन करने का कोई तरीका है और उस तरीका वो यूनिवर्सल है। मैं करूं, नेहल आप करो, अगर क्लास में और बच्चे होते इस वक्त तो वो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वैल्यूएशन क्या करी गई है, सबने एक ही मेथड फॉलो किया है, देन इट इज ओके। तो आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो, है ना? आया ना? Yes, sir. अगर नहीं है सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ देन इट बिकम्स मैटर ऑफ डाउट, फिर वहां पे आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, और उसके अलावा उस वैल्यूएशन को करने के लिए आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया बाय द क्लाइंट वो कितना रिलायबल है। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे सर्विसेज देनी है, अगेन आपकी ऑडिट फर्म को अलग प्रोफेशनल यूज करने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा और प्री क्लियरेंस अपने उनसे मांगनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहां तक, यस और नो? Yes. द लास्ट वन इज कि भाई अगर टैक्स डिस्प्यूट, अब अगर अगर अथॉरिटीज के साथ टैक्स डिस्प्यूट हो गया है और आपका क्लाइंट चाहता है कि इस मैटर में भी आप उन्हें असिस्ट करो, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या आप अपने क्लाइंट के लिए टैक्स डिस्प्यूट में उनको असिस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो फिर देखने वाली चीजें क्या क्या है, पहले एज अ ऑडिटर हम लोगों को देखना है कि भाई अगर मैं इसको मदद करता हूं तो इस टैक्स डिस्प्यूट का जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या कोई मटेरियल इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। अगर डाल रहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे, अगर नहीं डाल रहा तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, क्या आप जो प्रोवाइड कर रहे हो टैक्स एडवाइस वो टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड है? ठीक है, आपकी एडवाइस जो है वो सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ रेगुलेशन एस्टैब्लिश, मतलब मैं अगेन वही बात आ गई ना कि मैं जो एडवाइस दे रहा हूं क्या वो एडवाइस उसको सपोर्ट करने के लिए लॉ बना हुआ है? ठीक है, क्या
कोई रूल्स या बने हुए हैं क्या, इसके लिए कोई प्रैक्टिस इस्टेब्लिश्ड है ना, पहले ऐसी चीजें हुई है जो कि स्टैब्लिश प्रैक्टिस की उसमें आती है। तो ये सब चीजें हैं नहीं, तो मेरी एडवाइस अगर इनके ऊपर बेस्ड है देन इट्स ओके, फिर मैं राय दूं या कोई और राय दे, सब एक जैसे ही देंगे। ये भी बात समझ में आ गई, यस और नो? yes, ठीक है, तो मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, टैक्स डिस्प्यूट का मैटर है, सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ रेगुलेशन स्टैब्लिश प्रैक्टिस है या नहीं, क्या जो भी टैक्स से संबंधित प्रोसीडिंग्स होनी है वो पब्लिक में होनी है या नहीं होनी, पब्लिक में होनी चाहिए। अगर पब्लिक में होनी है तो आप ये काम कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes, ठीक है, अब अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो देन अगेन आपके पास अलग टीम होनी चाहिए और एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होना चाहिए जो आपके काम को बाद में वापस से रिव्यू करेगा। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? yes, ये इंपॉर्टेंट है, अ फर्म शेल नॉट एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर द ऑडिट क्लाइंट बिफोर अ पब्लिक ट्रिब्यूनल और कोर्ट इन द रेजोल्यूशन ऑफ अ टैक्स मैटर इफ द अमाउंट आर मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको उनका वकील नहीं बनना है टैक्स के डिस्प्यूट में, और स्पेशली जब वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटीरियल हो। आगे समझ में यहाँ पे, यस और नो? yes, कुछ चीजों में हम आपको अलाउ कर देते हैं, जैसे कि टू हैव अ कंटिन्यूइंग एडवाइजरी रोल, एग्जांपल रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक, कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है बाय द क्लाइंट, आप दे सकते हो। फैक्चुअल अकाउंट्स और टेस्टिमनी अबाउट द वर्क परफॉर्म, ठीक है ना, आपसे कोई टेस्टिमनी मांगी गई है ना, सेक्शन जो जैसे कोर्ट में बयान होता है ना, देखें आपने मूवीज में वो चीज देखते हो, उस तरीके से yes, टेस्टिफाई आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, टैक्स इश्यूज को एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हो, ये कुछ हमारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, रियल क्लियर है? yes, sir, इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि स्पेसिफिकली आपको चीजें याद रहे, है ना, एक एक चीज को पढ़ोगे तब ये चीज ध्यान रहेगी। तो एक बार जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक छोटे टॉपिक की तरह पढ़ते हैं, वो आसान लगता है। ठीक है, अच्छा यार ये समझ, लेकिन वो चीजें जैसे जैसे बिल्डअप होती जाएंगी ना, बल्क होती जाएंगी, तो फिर चीजें भूलने वाली हो जाती है। तो अगर आपको याद रखना है कि ऐसा बल्क जब चीजें इकट्ठी हो जाए तब भी मुझे याद रहे, तो बार बार पढ़नी पड़ेगी ये चीजें। ठीक है भाई नियल, yes, sir. चलो फिर आज की क्लास का खत्म करते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Okay, sir. Thank you. बाय, गुड नाइट।